Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we will discuss a new topic, that is function of the tubules from your chapter Excretory Products and Their Elimination, class 11th Biology NCERT. So let's start. फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया था यूरिन फॉर्मेशन के बेसिक स्टेप्स क्या हैं. आज हम बात करेंगे कि ये जो ट्यूब्यूल्स हमने डीसीटी, पीसीटी, हेनलेज लूप पढ़ा है, इनका क्या क्या फंक्शन है, और एक कलेक्टिंग डक्ट के भी बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो पीसीटी क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फर्स्ट ट्यूब्यूल है. पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉटल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, आई होप कि आपको ये चीज़ पता होगी या आपने पढ़ी होगी टिश्यू वाले चैप्टर में कि ब्रश बॉर्डर होने का मतलब ये है कि सरफेस एरिया बढ़ता है. तो क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है ये, इससे लाइंड होती है, विच इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन. बेसिकली यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि इससे सरफेस एरिया बढ़ता है रीएब्जॉर्प्शन के लिए. Nearly all the essential nutrients in 70 to 80% of the electrolytes and water are absorbed by this segment. एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली है, all the essential nutrients मतलब कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कम्प्लीटली हमारी बॉडी से, जैसे ग्लूकोज हो गया, कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, बिल्कुल भी यूरिन में नहीं आना चाहिए. ग्लूकोज अगर आपको यूरिन में आता है तो डायबिटीज़ मिलेटस की प्रॉब्लम हो सकती है. तो ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, 100% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है. और 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि वाटर वगैरह भी रीएब्जॉर्ब होते हैं 70 to 80% हमारी बॉडी में. PCT also helps to maintain the pH and ionic balance of the body fluids by selective secretion of hydrogen ions, ammonia and potassium ions. ये हमने पिछले वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि pH को मेंटेन करने का मतलब क्या होता है. तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख रखी है और आपको वो चीज़ क्लियर है. तो PCT हमें pH को मेंटेन करने में भी हेल्प करती है हमारी बॉडी के, क्योंकि हमारी बॉडी का pH एक जो रेंज है उसमें ही होना चाहिए, ज़्यादा एसिडिक बेसिक ऐसे नहीं होना चाहिए. और बॉडी में आयनिक बैलेंस भी मेंटेन रहना चाहिए. इसलिए देखो यहाँ पे आयंस का ही आपको बताया हुआ है. H+ के आयंस हो गए, अमोनिया हो गया, पोटेशियम के आयंस हो गए. उसके साथ ही साथ में इनको तो वो क्या कर रही है, एक्सक्रीट कर रही है, बॉडी से रिमूव कर रही है और एब्जॉर्ब कर रही है HCO3 नेगेटिव के आयन, जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं उनको बॉडी में ले रही है. तो ये एक पीसीटी के वर्क है. मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ. क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का है. ऑल द बेसिकली इसका वर्क ये है कि ये रीएब्जॉर्प्शन करता है और बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन करता है, 70-80% इलेक्ट्रोलाइट, 100% एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, और साथ ही साथ पीएच एंड आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है. कैसे करता है वो आप ध्यान रखेंगे. हाइड्रोजन, अमोनिया और पोटेशियम को जो एक्सक्रीट कर रहा है, और साथ ही साथ में जो है HCO3 नेगेटिव यानी कि जो बाइकार्बोनेट आयन है उसको वापस जो है एब्जॉर्ब कर रहा है. फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है हेनलेज लूप. हेनलेज लूप जो है इसमें रीएब्जॉर्प्शन इज़ मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब. हेनलेज लूप की 2 लिम्ब है, एक तो है असेंडिंग और एक है डिसेंडिंग. जहाँ फर्स्ट लिम्ब आती है जो वो डिसेंडिंग लिम्ब होती है, और ऊपर को जाने वाली जो लिम्ब होती है वो असेंडिंग लिम्ब होती है. तो इसी तरीके से हम इसमें बात करते हैं कि एक असेंडिंग लिम्ब है और एक डिसेंडिंग लिम्ब है. तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब में ही हो जाता है रीएब्जॉर्प्शन. However, this region plays a significant role in the maintenance of high osmolarity of medullary interstitial fluid. अब ये जो osmolarity of medullary interstitial fluid है मैं आपको भी बताऊंगी आगे क्या बताया गया. एक्चुअली होता है ये कि medulla जो है ना, इसमें osmolarity बहुत डिफरेंस है. आप ऊपर देखोगे 300 मिली ऑस्मोल से स्टार्ट होता है, ये आप काउंटर करंट मैकेनिज्म में भी पढ़ोगे, और फाइनली लास्ट में आते आते 1200 मिली ऑस्मोल के आसपास हो जाता है. लेकिन इसको मेंटेन करना भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो इसमें ये हेल्प करता है जो असेंडिंग लिम्ब है. द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमिएबल टू वाटर बट ऑलमोस्ट इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. तो क्या बताया गया है कि जो डिसेंडिंग लिम्ब है यानी कि जो फर्स्ट लिम्ब है वो परमिएबल टू वाटर है बट इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि उससे वाटर तो आ और जा सकता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स आ और जा नहीं सकते. दिस कंसनट्रेट्स द फिल्ट्रेट एज इट मूव्स ऑन. क्यों फिल्ट्रेट कंसनट्रेट होता है? क्योंकि बाहर मैंने आपको बताया मीड्यूला में बहुत ज़्यादा जो है कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है, अंदर जो लिक्विड आ रहा है उसकी कंसनट्रेशन 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर होती है, पर बाहर बढ़ती है 300, 400, 500, 1200. तो वाटर जो है वो आयंस की तरफ रन करता है. आपको पता है ये चीज़, आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी.
तो वाटर आयंस की तरफ जाता है, तो आयनिक कंसनट्रेशन जिधर ज़्यादा है जो कि मीड्यूला में है, तो वाटर उसी डायरेक्शन में जाता है। इस कारण से बहुत ज़्यादा वाटर रिमूव हो जाता है और जो यूरिन यहाँ तक जो फिल्ट्रेट बना है बेसिकली वो कंसनट्रेट, यूरिन तो अभी नहीं फिल्ट्रेट बोलेंगे, वो कंसनट्रेट हो जाता है। द असेंडिंग लिम्ब इज इम्पर्मिएबल टू वाटर। अब वाटर अब ऊपर जब जाएगा तो डेफिनेटली कंसनट्रेट हो गया, तो अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से देखें तो अब वाटर को अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन इम्पर्मिएबल है। ये नेचर ने ऐसा किया है। इम्पर्मिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पासिवली। अब यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी डिसेंडिंग लिम्ब है यहाँ पे एक्टिवली भी होते हैं कुछ Na के पम्प भी होते हैं, और जो है पैसिवली भी आयंस बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वाटर तो जा नहीं पा रहा बाहर, वाटर तो अंदर जा नहीं पा रहा, अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वाटर तो जा नहीं पा रहा, लेकिन आयंस बाहर आ जाते हैं वाटर को देखकर कि वाटर बाहर है तो हम भी बाहर जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आयंस होते हैं। तो ये इस तरीके से क्यों किया गया है, इस तरीके से इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे देखो आपको वाटर भी बाहर आ गया आपके फिल्ट्रेट से, और आयंस भी बाहर आ गए जो कि रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी को। Therefore, as the concentrated filtrate pass upward, it gets diluted due to the passage of electrolyte to the medullary fluid। तो ये बताएगा कि जैसे जैसे करके जो है कंसनट्रेटेड फिल्ट्रेट जो है वो ऊपर ऊपर जाता रहता है, वो डाइल्यूट होता रहता है पासेज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट मेडुलरी फ्लूइड जो है उसमें से इलेक्ट्रोलाइट पास होते हैं और ये धीरे धीरे करके जो है डाइल्यूट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आएगा डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले है जो परमिएबल टू वाटर है बट ऑलमोस्ट इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट है। फिर मैंने आपको बताया कि पैसिवली भी होता है और एक्टिवली भी होता है यानी कि पंप के थ्रू। इसके बाद हम आते हैं DCT पर, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। कंडीशनल, ये वर्ड याद रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप इस वर्ड को, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ। कंडीशनल, कंडीशनल मीन्स डिपेंड्स अपॉन योर बॉडी कंडीशन, कि आपने वाटर इनटेक आपका ज़्यादा है या कम है। तो conditional reabsorption of Na plus and water take place in this segment. DCT is also capable of reabsorption of bicarbonate and selective secretion of hydrogen and potassium ion and ammonia to maintain the pH and sodium potassium balance in the body blood. सिमिलर थिंग जो हमने ऊपर पढ़ा PCT में, लेकिन कंडीशनल, ये ध्यान रखेंगे आप बस कि वही सब चीज़ें हैं। HCO3 को एब्जॉर्ब कर लेगा, हाइड्रोजन पोटेशियम और NH3 को ये भी सेक्रेट करता है, लेकिन जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो बस यही है कि कंडीशनल है। ये चीज़ मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बोला है। ये डायग्राम मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले हम कलेक्टिंग डक्ट को भी स्टडी कर लेते हैं। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी तो इनर पार्ट्स ऑफ द मेड्यूला, ये इनके बीच में एक्सटेंड कर रहा है। किडनी कॉर्टेक्स, जो आपने किडनी वाला डायग्राम पढ़ा उसमें कॉर्टेक्स देखा हुआ है आपने, जो मेड्यूला से ऊपर का रीजन होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कुड बी रीअब्सॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसनट्रेटेड यूरिन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ये भी कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस कर सकता है। दिस सेगमेंट ऑलवेज पैसेज ऑफ This segment allows passage of small amounts of urea into the medullary interstitium to keep us the osmolarity। ये आप ध्यान रखोगे, आपने स्टार्टिंग में भी ये चीज़ पढ़ी है। कम्प्लीटली यूरिया हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होता, कुछ यूरिया प्रेजेंट होता है osmolarity को मेंटेन करने के लिए। ये सब मैं अभी आपको डायग्राम में बता दूंगी। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड बाय द सेलेक्टिव सेक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयन, ये भी करता है लेकिन कंडीशनल। अब इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे देखो आप किस तरह से बताया गया। PCT है HC, ये बाइकार्बोनेट का आयन, NaCl, H2O, न्यूट्रिएंट्स और K, ये सब बाहर गया है। H+ और NH3 आपको ये बताया गया कि क्या चीज़ें आपकी जो ट्यूब है उससे बाहर जा रही है PCT से, और क्या चीज़ें इसके अंदर आ रही है। H+ और NH3 इसके अंदर आ रही है क्योंकि उसको आउट करना रिक्वायर्ड है। कॉर्टेक्स दिखाया गया है, PCT दिखाया गया। फिर आपको डिसेंडिंग लूप में दिखाया गया कि वाटर बाहर आता है, मैंने बताया था परमिएबल टू वाटर होता है, इम्पर्मिएबल टू आयंस होता है, तो वाटर बाहर आ जाता है क्योंकि लास्ट जो ये टिप है, जो ये पार्ट है बिल्कुल यहाँ का नीचे का, यहाँ पर 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर जो ऑस्मोलारिटी है, तो ये धीरे धीरे करके कंसनट्रेशन बढ़ता रहता है, इसलिए वाटर जो है उसी तरफ आता रहता है जिधर इलेक्ट्रोलाइट का कंसनट्रेशन बढ़ता चला जाता है। फिर यूरिया, फिर यहाँ बताया कि यूरिया इसमें से, अच्छा ये यूरिया वाला मैं आपको भी समझाती हूँ। पहले आप NaCl देख लो। NaCl बाहर गया थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, NaCl बाहर गया थिक सेगमेंट। थिक क्यों बताइए कि यहाँ पे चैनल्स हैं बाहर जाने के लिए, तो NaCl यहाँ भी बाहर गया थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, यहाँ पे एक्टिवली जा रहा है, ठीक है। फिर NaCl गया बाहर H2O, बाइकार्बोनेट, K+ और H+, वापस से ट्यूब के अंदर आया, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब।
और फिर कलेक्टेड में कलेक्ट हो गया। अगर यूरिया का देख लो यहाँ पे क्या बताया गया है। यूरिया का ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा यूरिया है लेकिन हमें बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए यूरिया रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर थोड़ा सा रीजन बॉटम का परमिएबल होता है, पूरा परमिएबल नहीं होता, तो थोड़ा सा परमिएबल होता है, तो यूरिया बाहर आ जाता है। अब जैसे यूरिया बाहर आया तो यूरिया इसमें तो रह नहीं सकता मीड्यूला में, उसे वापस इसी डक्ट में जाना होता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा रीजन जो है परमिएबल है, ठीक है, यूरिया इधर से आया और इधर भी परमिएबल है थोड़ा सा, तो यूरिया उसमें चला जाता है। तो इस तरीके से ये वर्क होता है और इसी को यूरिया रिसाइकलिंग भी कहते हैं हम। ये हो गया वो कंप्लीट। इसके बाद हमारे पास आएगा मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, या हम कह सकते हैं काउंटर करेक्ट मैकेनिज्म। इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ में जो है आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और साथ ही साथ में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।